हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके पिछले दूसरे वीडियो में मैंने आपको आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, इनके बारे में बताया है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा क्या है, देखिए। जैसे आपने देखा था कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, उसके लिए सोडियम को हमने कुछ ऊर्जा दी, ठीक है। एक कम कर तो पंखा। सोडियम को कुछ ऊर्जा हमने दी जिससे उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जिसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद हमने क्लोराइड को वो इलेक्ट्रॉन दिया जिसके बदले में क्लोराइड ने कुछ ऊर्जा दी, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा, ठीक है। उसके बाद जब सोडियम और क्लोराइड आपस में जुड़ेंगे, उससे भी बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी, उसे हम कहते हैं जालक ऊर्जा। और यही जालक ऊर्जा, इसका कुछ भाग जो है आयनन ऊर्जा के रूप में भी प्रयोग होता है, क्योंकि क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जितनी ऊर्जा दी, वो ऊर्जा सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा के बराबर नहीं था, उससे कम था। जैसे मान लो कि सोडियम को 100 रुपये चाहिए इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेने का 50 रुपये दे रहा है, तो बाकी 50 रुपये कहाँ से एडजस्ट होगा भाई? अगर सोडियम को हम 100 रुपये देंगे तभी ना वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो बैलेंस है वो ये जालक ऊर्जा के रूप में ये बैलेंस को बराबर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जालक ऊर्जा से जो ऊर्जा निकलती है उसका कुछ हिस्सा हम सोडियम के आयनन ऊर्जा के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम ठीक से समझेंगे। अभी देख लीजिए, किसी आयनिक ठोस के 1 मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संगठक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस यौगिक की जालक ऊर्जा कहते हैं। हमने जो अभी आपको बताया डेफिनेशन, उसमें आपको यह बताया कि जब दो आयन आपस में जुड़ते हैं तो वो ऊर्जा कुछ मुक्त कर देते हैं, लेकिन जब आप उन दोनों आयन को अलग करना चाहेंगे तो आपको उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये उस ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं कि देनी पड़ेगी वाला। आप चाहे कान इधर से पकड़े उधर से पकड़ने की बात है, या तो जुड़ते समय जो ऊर्जा निकली उसको कैलकुलेट कर लो, या उनको अलग करने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए NaCl की जालक एंथैल्पी 788 किलो जूल पर मोल है। मतलब 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन को जब आप जोड़ोगे तो इतनी ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। देखिए, इसका अर्थ यह है कि 1 मोल ठोस NaCl को 1 मोल सोडियम आयन तथा 1 मोल क्लोराइड आयन में अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए 788 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरे तरफ से कान पकड़ा इसने कि भाई 1 मोल सोडियम और क्लोराइड जुड़े तो इतनी ऊर्जा मुक्त हुई, अब उनको अलग करना है तो इतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। बस उसी बात को लिख रहा है, बार बार उल्टी तरीके से लिख रहे हैं। इस प्रक्रिया में विपरीत आवेश वाले आयनों में आकर्षण बल तथा समान आवेश वाले आयनों में प्रतिकर्षण बल दोनों तरह के भाग लेते हैं। देखिए, हमने यहां पर यह देखा कि 1 सोडियम और 1 क्लोराइड आपस में जुड़े, जिससे उनके बीच में आकर्षण बल पैदा हुआ और वो जुड़ गए। लेकिन हमने केवल 1 सोडियम या 1 क्लोराइड को नहीं लिया है, हमने बहुत सारे सोडियम बहुत सारे क्लोराइड को लिया है। तो भाई सोडियम के बीच में क्योंकि धन आयन है, या क्लोराइड के बीच में क्योंकि वो ऋण आयन है, ये प्रतिकर्षण बल भी होगा। 1 सोडियम दूसरे को या 1 क्लोराइड दूसरे को प्रतिकर्षित भी करेगा। तो मतलब यह है कि प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों वहां पर उपस्थित हैं। सोडियम और क्लोराइड के बीच में आकर्षण है, बाकी सोडियम के बीच में और क्लोराइड के बीच में प्रतिकर्षण है। तो इन सभी बलों को बैलेंस करना है अपने को, क्योंकि सोडियम के बीच में अगर प्रतिकर्षण बल है तो उनको पास में रोकने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। वैसे क्लोराइड के बीच में प्रतिकर्षण है तो पास रोकने के लिए इनको भी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा क्या क्या चीज के लिए दिया आपने? प्रतिकर्षण बल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इन सब के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ी। ऊर्जा वापस क्या क्या चीज में मिली? जब क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लिया तो ऊर्जा दिया, वो आपको मिली, और जब सोडियम क्लोराइड पास में आए तो उससे भी ऊर्जा निकली, वो भी आपको मिली। तो मान लो आपने 80 रुपये खर्च किया और बदले में आपको 100 रुपये मिल गया, तो फिर आपका वो प्रॉफिटेबल रहेगा। ऐसे बंध जो है स्थायी होते हैं। इसलिए सोडियम क्लोराइड एक स्थायी पदार्थ है, एक स्थायी यौगिक है।
अगर ये ऊर्जा का बैलेंस उल्टा हो जाता कि आपको देनी ज्यादा पड़ रही है, मिल कम रही है, तो फिर आप उस यौगिक को नहीं बना सकते थे। ओवरऑल ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए कि किसी यौगिक में जो आयन है वो मिल करके अगर ऊर्जा मुक्त नहीं करेंगे तो फिर वो स्थायी नहीं बन सकते। किसी भी यौगिक का स्थायी तो इसी बात पे निर्भर करता है कि कितनी ऊर्जा मुक्त किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो स्थायी नहीं हो सकता वो यौगिक। चूंकि ठोस क्रिस्टल त्रिविमीय होता है, अतः केवल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों की अन्योन्य क्रिया से ही जालक एंथैल्पी का परिकलन करना संभव नहीं है। त्रिविमीय का मतलब है कि वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब तरफ वो व्यवस्थित है, इसलिए आप केवल जालक ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सिर्फ इनको कैलकुलेट नहीं करेंगे। आयंस के बीच में कितनी दूरी है, आयंस का साइज कितना है, ये कई ऐसे फैक्टर हैं जिनको आपको स्टडी करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। क्रिस्टल ज्यामिति से संबंधित कारकों को भी इसमें सम्मिलित करना आवश्यक है। ये देखिए ज्यामिति लिख रहा है, ज्यामिति में आप क्या करते हो, जियोमेट्री, नापजोख ही तो करते हो कि सर्कल कितना बड़ा है तो त्रिभुज कितना बड़ा है तो उसके कर्ण विकर्ण कितने हैं, ये सब तो आप कैलकुलेट करते हो, वही कैलकुलेट करना है आपको। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, आबंध प्राचल। आबंध बनते समय अलग अलग परमाणुओं में, अलग अलग आयनों में बंध बनेगा जिससे कई प्रकार के अणु बनते हैं। तो उन अणुओं में बंध बनते समय ऐसे क्या क्या माप हैं जो अलग अलग अणुओं में, अलग अलग पदार्थों के अणुओं में बदल जाते हैं। प्राचल का मतलब जो बदल सकते हैं, जो मूवेबल है, जो एक ही फिक्स नहीं हो सकता कि इस अणु में भी फिक्स है, इस पदार्थ में और इस पदार्थ में भी फिक्स है, ऐसा नहीं होता, वो बदल जाता है। दैट इज कॉल्ड प्राचल। प्राचल मतलब जो चल सकता है। पहला है आबंध लंबाई। आबंध लंबाई के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये दो परमाणु आपस में जुड़े हैं तो इनके दोनों के नाभिक के बीच की दूरी को हम निकाल लेते हैं, ये इनकी आबंध दूरी होती है, आबंध लंबाई होती है। ठीक है, देखिए किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच साम्यावस्था दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। परमाणुओं के नाभिक की दूरी आबंध लंबाई है। आबंध लंबाई स्पेक्ट्रमी, एक्स किरण विवर्तन तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधियों की सहायता से ज्ञात की जाती है। देखिए विवर्तन क्या होता है ये आप अच्छे से जानते होंगे। कोई प्रकाश ऐसे जा रही है और किसी कोने से गुजरती है तो कोने में थोड़ी मुड़ जाती है, या फिर जैसे कि वो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो भी थोड़ी मुड़ जाती है, यह डिफ्रैक्शन है। मुड़ने की प्रक्रिया डिफ्रैक्शन होती है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन का क्या मतलब है कि आप एक्सरे डालोगे उस क्रिस्टल में, अणु में आप एक्सरे डालोगे, उससे वो विवर्तित होगा टकरा करके, और विवर्तित होगा तो उसके टकरा करके विवर्तित होने का जो एंगल बन रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये स्पेक्ट्रोमिति जिसको स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, ये आप अभी इस क्लास में या अगले क्लास में नहीं पढ़ोगे। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हो तो शायद वहाँ आपको पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन बाकी इधर या मेडिकल में इसको पढ़ाने का काम नहीं है। ठीक है, इन तकनीकों का अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। आबंधित युग्म का प्रत्येक परमाणु आबंध लंबाई में योगदान देता है। तो दो परमाणु हैं तो दोनों परमाणुओं के नाभिक से हमने कैलकुलेट किया, इसलिए दोनों परमाणुओं का योगदान है। सहसंयोजन आबंध में प्रत्येक परमाणु का योगदान उस परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। तो अभी जैसे कि एक परमाणु है, उसके नाभिक से उसकी दूरी, जैसे मान लो दो परमाणु आपने नापा, ठीक है ऐसे, तो इनके बीच के ठीक आधे को आप एक परमाणु की त्रिज्या मान सकते हैं, लेकिन दोनों जुड़े रहते हैं ना। देखिए मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, देखिए जैसे यहाँ पर दो परमाणु आपको दिख रहे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। मान लो ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, क्योंकि सोडियम छोटा क्लोराइड बड़ा होता है। तो इनके नाभिकों से जो दूरी हमने नापा ये आबंध लंबाई है। ठीक है, अब इनके साइज को हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमने नापा है एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम इसको नापते हैं, तो आपको एक परमाणु का रेडियस और दूसरे परमाणु का रेडियस भी इससे प्राप्त हो जाता है। दोनों को जोड़ते हैं तो आबंध लंबाई मिलता है। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता चलेगा, क्योंकि अगर दोनों परमाणु अलग अलग हैं, अलग अलग आकार के हैं,
तो आप एग्जैक्टली इसको आधा करके दोनों की त्रिज्या नहीं निकाल सकते। मान लो दोनों सोडियम या दोनों क्लोराइड होते तो आप ठीक आधा कर देते इस लंबाई का, तो आपको कैलकुलेशन मिल जाता। लेकिन यहां पर एक छोटा एक बड़ा है, इसलिए सीधे आधे करके आप एक कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आबंधित अवस्था में किसी परमाणु के क्रोड जो संलग्न परमाणु के क्रोड के संपर्क में होता है कि त्रिज्या उसकी सहसंयोजित त्रिज्या मानी जाती है। देखिए, मतलब दो परमाणु आपस में जुड़े होते हैं सहसंयोजक बंध से, तो उसके क्रोड के संपर्क में जो परमाणु है उनके साथ उसको कैलकुलेट किया, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, तब उसकी सहसंयोजक त्रिज्या निकलेगी। यहां पर आप ये बोल सकते हो कि जब इसको नाप लिया आपने, मान लो ये 10 माइक्रोन है, माइक्रोमीटर है, तो 10 का ठीक आधा कर दोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 5 जो है सहसंयोजित त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या नहीं, सहसंयोजक बंध की त्रिज्या है, मतलब आधी है। इसको ध्यान रखेंगे, दोनों का जो डेफिनेशन है अलग अलग है। सहसंयोजित त्रिज्या एक ही अणु में आबंधित दो समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग होता है। तो जनरली इसमें भी हम दो समान परमाणुओं को ही ले रहे हैं। वान डेर वाल त्रिज्या अनाबंधित अवस्था में संयोजी कोश सहित परमाणु का समग्र आकार निरूपित करती है। मान लो आप किसी एक परमाणु की त्रिज्या अलग से निकालना चाहते हैं, तो फिर आप वान डेर वाल त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि उस समय वो किसी के साथ जुड़ा नहीं है, उसके सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन भी खाली पड़े हैं, विलगित परमाणु है। उस समय आप उनकी एक परमाणु की त्रिज्या आप निकाल सकते हैं, उसको वान डेर वाल त्रिज्या कहेंगे। वान डेर वाल त्रिज्या ठोस अवस्था में विभिन्न अणुओं के दो समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, जैसे आप निकालना चाहते हो, मान लो आपने कहा कि एक सोडियम है और एक क्लोराइड है, इन दोनों का हमको त्रिज्या निकालना है। तो अब देखिए, दो सोडियम तो आपस में नहीं जुड़ते हैं, आपको पता है, लेकिन दो क्लोराइड आपस में जुड़ते हैं। अब सपोज कि इन दोनों की जो आबंध लंबाई है, मान लो ये 12 माइक्रोन मीटर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो क्लोराइड को ले लेंगे, दो क्लोराइड के बीच की दूरी नापेंगे। अब दो क्लोराइड के बीच की दूरी जब हम नापते हैं तो मान लो 14 माइक्रोन मीटर आता है। तो चूंकि दोनों क्लोराइड है इसलिए ठीक आधा करोगे तो एक क्लोरीन की आपको आकार मिल जाएगी जो कि 7 माइक्रोन है। तो यहां पर आप देखिए कि क्लोरीन का 7 है और दोनों मिला के 12 है, तो फिर सोडियम का 5 आएगा। ऐसा करके हम कंपेयर करते हैं। अगर दो अलग अलग परमाणु जुड़े हैं, आपको उनके अलग अलग परमाणुओं की त्रिज्या निकालनी है, तो आपको आबंध लंबाई का आधा करके नहीं निकाल सकते। तो हम समान दो परमाणुओं का निकाल लेते हैं पहले आधा करके, फिर उसमें से एक परमाणु को हम रख देते हैं तो दूसरे परमाणु को मिल जाता है हमको आबंध लंबाई। ठीक है। तो वान डेर वाल त्रिज्या आप दो संरूप, जैसे दो क्लोरीन है वो आपस में जुड़े हैं, तो इनकी त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। क्लोरीन अणु के लिए सहसंयोजी तथा वान डेर वाल त्रिज्याओं को चित्र 4.2 में दिखाया गया है। ये देखिए, दो क्लोराइड जुड़े हैं, आप देख सकते हैं, ये भी दो क्लोराइड हैं। तो इनके कैसे दिखाया है, देखिए, जैसे यहां पर ये देखिए यहां पर कि ये दो नाभिकों के बीच की दूरी 198 पिकोमीटर लिखाया है। तो 198 का आधा करेंगे तो ये 99 पिकोमीटर हुआ, मतलब एक क्लोरीन की जो त्रिज्या है वो 99 पिकोमीटर हुआ। ठीक है, ऐसा हुआ। अब यहां पर देखिए कि जब दो एक मिनट, ये थोड़ा सा कुछ गलत छाप दिया है लग रहा है मुझे। ठीक है, 360 पिकोमीटर। यहां पर आप देखिए कि ये 360 पिकोमीटर जो लिखा है, जब दो अणुओं को पास में लाए तो उनके बीच का डिस्टेंस है 360। ठीक है। तो इसका आधा करेंगे तो 180 होगा। तो आधा करेंगे तो एक परमाणु का यहां पर त्रिज्या निकलेगी।
एक परमाणु की, ठीक है। वो त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो इसके पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ निकलेगी, है ना, नहीं तो पहले 99 निकल रही थी, ये देखिए, ठीक है ये। हाँ, कुछ एकल, द्वि तथा त्रि आबंधों की औसत लंबाइयां सारणी में दी गई हैं। कुछ सामान्य अणुओं की आबंध लंबाइयां सारणी 4.3 में दी गई हैं। कुछ सामान्य तत्वों की सहसंयोजित त्रिज्याएं सारणी 4.4 में दी गई हैं। तो कई सारणियां हैं यहाँ पर, हम उसको देखते हैं, ठीक है। ये सारणी देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि एकल बंध की लंबाई ज्यादा होती है, द्विबंध की लंबाई थोड़ी कम हो जाती है और त्रिबंध की लंबाई और कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एक से ज्यादा बंध बनते हैं दो परमाणुओं के बीच में, उनका आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे वो छोटे होते चले जाते हैं, आबंध लंबाई। ये देखिए ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो आबंध लंबाई है 96 है, ये सहसंयोजी है, ध्यान रखेंगे, सहसंयोजी आबंध, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सहसंयोजी हो रहा है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 107 है। ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा तेजी से खींचता है, तो छोटा हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 136 है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 143 है। देखिए अब यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि खींचने की क्षमता नाइट्रोजन में भी ज्यादा है, ऑक्सीजन में भी ज्यादा है, जबकि यहां पर केवल ऑक्सीजन में ज्यादा है, कार्बन में कम है। इसके कारण से थोड़े से इसमें कम है, इसमें थोड़े ज्यादा है आबंध लंबाई, क्योंकि पास में आ गया वो। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 154 है। अब यहां पर तीन चीजें देखिए, कार्बन कार्बन के बीच की लंबाई 154, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 121, देखिए डबल बॉन्ड आ गया फिर से, तो छोटा हो गया। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 122। यहां पर एक चीज देखिए, आपने पहले कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बार बॉन्ड देखे। जब ये सिंगल बॉन्ड था तो 143 था, और जब डबल बॉन्ड हो गया तो 121 हो गया। यही बात मैं आपको बता रहा था कि सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड छोटे होते हैं, ठीक है, ऐसा है। दूसरा आप देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल था और ये डबल हो गया। सिंगल था तो 136 था और डबल हो गया तो 122 हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड में छोटा हो गया ये। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों को देख लीजिए। डबल बॉन्ड 154 है, सॉरी सिंगल बॉन्ड 154 है, डबल बॉन्ड 122 है और ट्रिपल बॉन्ड 120 है। देखिए जितना ज्यादा बॉन्ड बन रहा है ना, उतना छोटा होता जा रहा है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड 143 था, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड 138 है और ट्रिपल बॉन्ड 116 है, आप देख सकते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच में जब बंध बनता है तो एकल बंध की लंबाई ज्यादा, द्विबंध की कम और त्रिबंध की थोड़ी सी और कम हो जाती है। कुछ सामान्य अणुओं की आबंध लंबाई आगे देखते हैं। ये अणु है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जब बंध बनता है तो 74 है। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में 144। ऐसा क्यों हो पता है, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है, फ्लोरीन बड़ा है। क्लोरीन उससे भी बड़ा है, देख सकते हैं 199। ब्रोमीन और बड़ा है, देखिए ऊपर से नीचे जानते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, ऐसा नहीं लिखते हैं अपन। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का देखिए बढ़ता गया है, 199 228 267 इस तरह से बढ़ता चला गया है, ठीक है। उसके बाद आप नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है 109, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है 121, हाइड्रोजन फ्लोराइड का 92। पता है ऐसा क्यों हुआ? आप कहेंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 74 था, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में काफी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ही सा बढ़ा, 74 से 92 गया, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, खींच लेता है। हाइड्रोजन में भी काफी पावर है। HCl का 127, HBr का 141 और HI का 160। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनका आकार बढ़ते चला जाता है। तो 92 127 141 160 ये क्लोरीन सॉरी हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इन सब का बढ़ते चला गया। सहसंयोजी त्रिज्याएं देखिए, जब सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याएं कैसे कितनी कितनी मिलती हैं।
तो हाइड्रोजन का 37 है, ठीक है, और ठीक है, कार्बन जब एक बंध बनाता है तो 77, 2 बंध बनाता है तो 67 और 3 बंध बनाता है तो 60, सहसंयोजक बंध। नाइट्रोजन भी 1, 2 और 3 बंध बनाता है तो तीनों में कम होता चला गया। फास्फोरस 110, एक ही है ना। स्टेटिन जो है 121, एंटीमनी 141, ऑक्सीजन 66 और 57, 1 और 2 बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड है 64, क्लोरीन 2 बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड है 99, सल्फर 1 और 2 बॉन्ड बनाता है तो 104 और 95, सेलेनियम 104, टेलुरियम 137, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का बढ़ता चला गया, देखिए 64, 99, 114, 133। तो ये एक ग्रुप में अगर हम देखें तो कुछ ग्रुप वाइज दिखा रहा है यहाँ पर, एकदम जो है सटीक यहाँ पर दे रहा है आपका आयनिक त्रिज्याएं, सहसंयोजी त्रिज्याएं, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान रखेंगे आप। तो ये सारी त्रिज्याएं हमने देख ली हैं। अब हम थोड़ा पीछे आते हैं, ठीक है, आबंध कोण पे बात करेंगे अपन, क्योंकि जब 2 से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे सीधे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ये ऐसे कोण भी बनाते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, इससे वो थोड़े दूर चले जाते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन? जो बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं, और जो बंध बनाने में भाग लिए हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, वो दोनों पास पास में हैं। जैसे यहां पर आप देखिए कि ऑक्सीजन में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है तो बॉन्ड पेयर हो गए। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनको थोड़ा दबा रहे हैं, इसलिए इधर दब करके ये सीधे ना होके थोड़े से झुक गए। तो यहां पर एक कोण बन गया 104.5 डिग्री का। अगर सीधे सीधे रहते तो 180 डिग्री का कोण बनता, ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनता। लेकिन चूंकि झुक गए हैं वो, इसलिए थोड़ा कोण कम हो गया और 104 तक झुका हुआ है, ठीक है। तो क्यों झुका? इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, इसलिए वो झुक गए। आबंध कोण किसी अणु के केंद्रीय परमाणुओं के आसपास उपस्थित आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच बनने वाले कोण को आबंध कोण कहते हैं। तो जरा डेफिनेशन याद रखेंगे, आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जो बॉन्ड पेयर हैं, जो बॉन्ड बनाने में भाग लिए हैं, वो ऑर्बिटल एक दूसरे से कुछ कोण बनाते हैं। जैसे यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो एक दूसरे से कोण बना लिए, उसे आबंधन कोण कहते हैं। आबंध कोण को डिग्री के स्वरूप में ही व्यक्त किया जाता है तथा प्रायोगिक तौर पर स्पेक्ट्रमी विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो अभी आपने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ा, उनके माध्यम से हम इनको ज्ञात करेंगे आबंध कोण को। आबंध कोण अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास ऑर्बिटलों के वितरण की जानकारी देता है कि जो ऑर्बिटल हैं, जो लोन पेयर वाले हैं, जो युग्म जो बॉन्ड पेयर वाले हैं, उन सभी के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ है, त्रिविमीय आकाश में कहां पर है। अतः इससे हमें अणु या जटिल आयन की आकृति को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। तो एकदम रेखीय आकृति नहीं होता है, उसका कुछ दूसरा त्रिविमीय आकृति होता है। जैसे जल के अणु में HOH आबंध कोण को इस प्रकार दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। H2O में आबंध कोण 104 डिग्री है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप का बन गया है, देख सकते हैं, त्रिकोण टाइप का बन गया है। अब है आबंध एंथैल्पी। आबंध एंथैल्पी का मतलब होता है जब दो परमाणु या आयन आपस में जुड़ते हैं, उस समय उनके बीच में जब बंध बनता है तो कितनी ऊर्जा निकली, ये आबंध एंथैल्पी है, ठीक है। गैसीय स्थिति में दो परमाणुओं के बीच विशिष्ट आबंधनों के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंध एंथैल्पी कहते हैं। हमेशा डेफिनेशन आपको उल्टा लिखना है, जुड़ते समय जो ऊर्जा दिया, तोड़ते समय उतनी ऊर्जा वो लेगा, तो तोड़ने के लिए आपको जितनी ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी वो आबंध ऊर्जा है।
आबंध एंथैल्पी का मात्रक भी किलो जूल में पर मोल में लिखते हैं अपन। उदाहरण हाइड्रोजन के अणु में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आबंध की आबंध एंथैल्पी 435.8 किलो जूल प्रति मोल होती है। मतलब ये है कि जब आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणुओं को एक एक मोल ले लेते हो, मतलब एक मोल में 6.023 10 टू पावर 23 होता है ना, जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं, बस एक मोल में इतने होते हैं। तो इतने एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन भी उतना ही लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना हाइड्रोजन अणु बनेगा। ठीक है, इतना हाइड्रोजन अणु बनेगा। तो जोड़ोगे तो इतनी ऊर्जा निकलेगी, इतनी ऊर्जा दोगे तो टूट जाएगी। तो हमेशा ये उल्टा डेफिनेशन दिया है, देखिए ना, कि हाइड्रोजन के अणु को हाइड्रोजन परमाणुओं में तोड़ने के लिए आपको जो आबंध यानी कि बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी वो 435.8 किलो जूल है। तब जाके दोनों हाइड्रोजन अलग अलग होंगे एक मोल गैस के। ये एक अणु की बात नहीं कर रहा है ना, एक मोल अणुओं की बात कर रहा है। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। तो काफी ज्यादा ऊर्जा है, 435.8 किलो जूल। इतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी और वापस अगर आप जोड़ते हैं तो इतनी ऊर्जा आपको मिल जाएगी। यहां पर एक विशेष ध्यान रखेंगे, यहां पर ऊर्जा का मान धनात्मक दिया है। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई पदार्थ ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसके अणुओं में ऊर्जा प्रवेश करती है, तो उस ऊर्जा को हम धनात्मक कहते हैं, और अगर उसमें से ऊर्जा मुक्त हुई है तो उस ऊर्जा को हम ऋणात्मक में दिखाते हैं। यह एक बड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार बहु आबंधन वाले परमाणुओं जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के लिए आबंध एंथैल्पी इस तरह से होगी। देखिए, दो ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो इसकी ऊर्जा काफी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, देख सकते हैं 498 किलो जूल है। नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो और ज्यादा ऊर्जा मुक्त करेगी। ये देखिए 946, लगभग डबल। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे दो परमाणुओं के बीच में उतनी ज्यादा आबंध एंथैल्पी मुक्त होगी, मतलब यूज करनी पड़ेगी या मुक्त होगी। बंध बनाएंगे तो मुक्त होगी, बंध को तोड़ेंगे तो उतनी देनी पड़ेगी। तो हमने हमेशा तोड़ने वाला ऊर्जा दिखाया है। देखिए कि ऑक्सीजन को आप तोड़ के दो ऑक्सीजन बांट रहे हो तो इतनी ऊर्जा दे रहे हो उसको, नाइट्रोजन को भी तोड़ रहे हो तो इतनी ऊर्जा दे रहे हो। तोड़ते समय जो ऊर्जा दे रहे हैं वो अवशोषित कर रहा है, इसलिए धनात्मक ऊर्जा है। अगर आप यहां पर दोनों को जोड़ते तो ऊर्जा निकलती तो वो ऋणात्मक होता। दोनों ही एक ही बात है, आबंध ऊर्जा का मतलब यही है। ठीक है, यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि यदि आबंध विघटन एंथैल्पी अधिक है तो आबंध अधिक प्रबल होगा। यह बात भी ठीक है कि ये एंथैल्पी इतना देना पड़ रहा है, मतलब जुड़ते समय उतनी ऊर्जा निकाल दिया उन्होंने। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो जितनी ऊर्जा निकल जाएगी उतना ज्यादा मजबूत बंध रहेगा। उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा फिर से देनी पड़ेगी आपको, तो मजबूत बंध बन गया है यहां पर। HCl जैसे एक विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु के लिए देखिए, विषम नाभिक क्यों लिखा? क्योंकि दो अलग अलग परमाणु हैं HCl में, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, दोनों जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है HCl, और इसकी आबंध ऊर्जा 431 है। मतलब जब ये दोनों जुड़े थे तो उतनी ऊर्जा मुक्त किए थे, आपने यहां पर तोड़ा है इसलिए उतनी ऊर्जा उसको देनी पड़ी, इसलिए वो पॉजिटिव में दिखा रहा है। बहुपरमाणुक अणुओं में आबंध सामर्थ्य का निर्धारण अधिक जटिल होता है। उदाहरण के लिए H2O अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आबंधों के विच्छेदन हेतु तो आवश्यक ऊर्जा समान नहीं है। देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि H2O में, ये देखिए H2O में आप देखिए कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े थे, तो आप अंदाज ये लगा सकते हो कि ये दोनों आबंध को तोड़ने के लिए आपको बराबर ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए कैसा हो रहा है, तो H2O में से जब आप एक हाइड्रोजन को निकाल देते हो, एक OH बच जाता है, उस समय ऊर्जा आपको 502 देनी पड़ रही है। लेकिन इस OH में से जब एक और हाइड्रोजन को आप निकालना चाहोगे तो आपको ऊर्जा थोड़ी कम देनी पड़ रही है।
ठीक है। तो उसके पीछे आबंध लंबाई का भी कंसेप्ट होता है कि आबंध लंबाई जिसका कम होता है उसको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। इस मान में अंतर यह दर्शाता है कि परिवर्तित रासायनिक परिस्थिति के कारण से द्वितीय OH आबंध में कुछ परिवर्तन आता है। यही कारण है कि OH आबंध की एंथैल्पी विभिन्न अणुओं जैसे एथिल अल्कोहल यानी इथेनॉल तथा जल में भिन्न भिन्न है। ठीक है, क्योंकि इथेनॉल में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बंध है और H2O में भी आपने देखा बंध है जिसमें अलग अलग मान आ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पे समान प्रकार के बंध बनने पर भी ऊर्जा अलग अलग होती है। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बंध बन रहा है तो अलग अलग यौगिकों में वो बंध की जो ऊर्जा है वो अलग अलग हो रही है। इसको ध्यान रखना है आपको। इसलिए बहुपरमाणुक अणुओं में माध्य अथवा औसत आबंध ऊर्जा नामक पद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अलग अलग बंध को तोड़ने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर C2H5OH है, इसमें 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 और हाइड्रोजन है। इन सब को अलग 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 तोड़ोगे, अलग अलग मान आएंगे, आपको अलग अलग ऊर्जा देनी पड़ेगी। फिर उसका माध्य ऊर्जा निकालेंगे कि मान लो इसमें 2, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9 हैं इसमें परमाणु, उनके बीच में बंध है, तो हम एक एवरेज निकाल लेंगे कि भाई इतना हमने टोटल ऊर्जा दिया और 9 बंध को तोड़े हैं तो इतना लगा, ऐसा निकालेंगे अपन। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए कुल आबंध वियोजन एंथैल्पी के मान को विच्छेदित आबंधों की संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है। जैसे जल में आपने क्या किया, जल में आपने 2 बार तोड़ा है ना, ये देखिए 2 बार तोड़ा है, ये मैंने आपको बताया। इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए तो 464.5 किलो जूल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों बंध को तोड़ने के लिए, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो हम ये बोल देंगे कि इसको तोड़ने के लिए और इसको तोड़ने के लिए आपको 464.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इसके लिए भी उतना, इतने के लिए, ऐसा हम बोल देंगे। हालांकि दोनों का मान अलग अलग था तो हमने एवरेज निकाला है। उसी को ये कह रहा है कि औसत माध्य हमको निकालना है। अब है आबंध कोटि। ठीक है, तो आबंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। देखिए, सहसंयोजी आबंध की लुईस व्याख्या के अनुसार किसी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या आबंध कोटि कहलाती है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन में 2 बंध हैं तो हम इसकी कोटि 2 कहेंगे। नाइट्रोजन में 3 बंध है तो इनकी कोटि 3 कहलाएगी। हाइड्रोजन में 1 बंध है तो इसकी कोटि 1 कहलाएगी। ऐसा तो है बस। उदाहरण के लिए देखिए H2 जिसमें 1 सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, O2 जिसमें 2 है, N2 जिसमें 3 है, तो इनकी कोटि 1, 2, 3 है। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसी प्रकार CO कार्बन मोनोऑक्साइड में, जहां पर कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच 3 सहभाजित युग्म है, ट्रिपल बॉन्ड बना है, इसलिए इसके आबंध कोटि 3 है। जितने बंध बन रहे हैं भाई सीधा सीधा वही कोटि है। नाइट्रोजन में 3 है ना, और इसका जो बंध आबंध एंथैल्पी है वो 946 है। जितने ज्यादा बंध बनेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी तोड़ने के लिए, जो किसी द्विपरमाणुक अणु के लिए सर्वाधिक है। एक ये विशेष ध्यान रखेंगे आप कि जो N2 है, इसमें चूंकि नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध हैं, इनको तोड़ने के लिए आपको 946 ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इतनी ऊर्जा किसी और अणु को तोड़ने के लिए खर्च नहीं करनी पड़ रही, सर्वाधिक है लिख रहा है। देखिए, इसको जरा ध्यान रखेंगे, ऐसी चीजें नीट में पूछ रहा है। ठीक है, कि कितनी ऊर्जा मैक्सिमम है कि क्या है। नीट अगर आपने देखा होगा इस साल का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में पूरा एनसीईआरटी से पूछा है। आप एनसीईआरटी ले लीजिए और उससे पढ़िए। मैं यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक हर किसी के घर में होनी चाहिए। वो इतनी बढ़िया बुक बनी हुई है, मैंने पहले भी कहा है। उनके लिखने वालों को नमस्कार है, हिंदी वालों को और ज़्यादा नमस्कार है, क्योंकि हिंदी में लिखना बहुत मुश्किल काम है, पढ़ाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो हम सबको सैल्यूट करते हैं एनसीईआरटी के पूरे डिपार्टमेंट को। आप जरूर उनसे एनसीईआरटी खरीदिए और उसको पढ़िए। बहुत ज्ञान भरा है एनसीईआरटी में। समझाने का काम मैं कर दूंगा, पढ़ने का काम आप करिए, बस ये है। सम इलेक्ट्रॉनीय अणुओं तथा आयनों में आबंध कोटि समान होती है।
उदाहरण के लिए F2 तथा O2 माइनस में आबंध कोटि 1 है। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक अणुओं तथा आयनों में आबंध कोटि समान है। जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन में FF के बीच में आप कहेंगे आबंध कोटि कितना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन में भी OO के बीच में आबंध कोटि, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक ही बंध बना है, ध्यान रखेंगे आप। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये दोनों का एक ही आएगा, एक ही बंध बना है, इसलिए आबंध कोटि 1-1 है। इसी प्रकार नाइट्रोजन, CO तथा NO प्लस की आबंध कोटि 3 है, क्योंकि इन तीनों में ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड बना है, ठीक है, इसलिए इनके आबंध कोटि 3 है। यहाँ पर ध्यान देंगे ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया है, इसलिए उसको 3 बंध बनाना पड़ा है। अगर ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते तो नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता, तब नाइट्रोजन को सेटिस्फाई करने के लिए कहीं से एक बॉन्ड और बनाना पड़ता हमको। लेकिन इसका तरीका ये निकाल लिए कि ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो ऑक्सीजन में 3 की कमी हो गई, तो ये सीधा सीधा 3 बंध बना लिया, ठीक है। अणुओं के स्थायित्व को समझने के लिए एक उपयोगी सामान्य सहसंबंध यह है कि आबंध कोटि बढ़ने पर आबंध एंथैल्पी बढ़ती है जबकि आबंध लंबाई घटती है। तो जैसे जैसे सहसंयोजक बंध बढ़ते जाता है 2 3 4 3 तक 1 2 3 3 बंध, वैसे वैसी आबंध लंबाई कम होती है और कोटि बढ़ रही है, ठीक है। अब ये अनुनाद संरचनाएं हैं और बहुत सारी चीजें हैं और इसमें, ठीक है। अभी थोड़ा समय का अभाव हो गया है मेरे पास, इसको मैं फिर से आपको क्लास में आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।